नमस्कार बच्चों, संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे व्याकरण कार्य। व्याकरण में हम शब्द रूप, धातु रूप, दीर्घ संधि कर चुके। आज हम करेंगे कुछ व्यावहारिक शब्द जिन्हें हम लघु व्याकरण के अंतर्गत मानते हैं। कुछ व्यावहारिक शब्द मैं आपको आज करवाऊंगी। आपको हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी दोनों तरह से आपको करने आने चाहिए। व्यावहारिक शब्द जो होते हैं वो हमारे व्यवहार के दैनिक व्यवहार में काम आते हैं। हमने इन सब व्यवसाय के नाम इनके बारे में सुना है, वस्त्रों के नाम इनके बारे में सुना है। इंग्लिश हिंदी में अब तक हम पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हम करेंगे संस्कृत में। नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। निश्चित रूप से आपको बड़ी रोचक भी लगेगी और आपको इसे करते हुए आनंद भी आएगा। ये जो लघु व्याकरण होती है ये अंक दिलाने में सहायक होती है। इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है और अंक ज़्यादा आ जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत में ही आप बहुत कुछ कर लेते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं व्यवसाय के नाम। बढ़ई। बढ़ई क्या होता है? तक्षक है। किसको कहते हैं बढ़ई? कारपेंटर जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कारपेंटर। तक्षक है, बढ़ई तक्षक है। कुम्हार कुंभकार है। जो घड़े बनाता है वो कौन होता है? कुम्हार। किसान कृषक है। किसान कृषक है। किसान आपको पता है जो खेतों में काम करता है, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? कृषक है। जुलाहा तंतुवायः। जुलाहा जो कपड़ा बुनता है उसको हम क्या कहते हैं? तंतुवायः। मोची चर्मकार है। जो जूते बनाने का काम करते हैं वो होते हैं मोची। इनको क्या बोलते हैं? चर्मकार है, जो चमड़े का काम करते हैं। लुहार जो लोहे का काम करते हैं वो होते हैं लोहकार है। क्या होते हैं? लोहकार। उसके बाद है धोबी जो कपड़े धोते हैं वो क्या होते हैं? रज्जकः। क्या होते हैं? रज्जकः। अब इस पाठ्यक्रम में हमारे 7 ही हैं व्यवसाय के नाम, बाकी हम बाद में करेंगे। अब हिंदी से किए थे संस्कृत में, अब संस्कृत से करेंगे हिंदी में। तक्षक है, बढ़ई। कुंभकार है, कुम्हार। कृषक है, किसान। तंतुवायः जुलाहा। चर्मकार है, मोची। लोहकार है, लुहार। रज्जक है, धोबी। रज्जक है, धोबी। चलिए अब करेंगे वस्त्रों के नाम। ठीक है, अब आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन आपको संस्कृत में नहीं पता। आज हम एक नई चीज़ करेंगे जो वस्त्रों के नाम जो हमें संस्कृत में ही याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। साड़ी, शाटिका। साड़ी आप सबने सुनी होगी, देखी होगी। साड़ी, शाटिका। चुन्नी अंचल है। चुन्नी अंचल है। रुमाल करवस्त्रम। रुमाल करवस्त्रम। पगड़ी उष्णेशम। पगड़ी उष्णेशम। टोपी शिरस्त्राणम। टोपी शिरस्त्राणम। चोगा कंचुक है। चोगा होता है लॉन्ग कोट, भी इसको हम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्ग कोट। चोगा कंचुक है। लंगोट कटिवस्त्रम। लंगोट कटिवस्त्रम। तो चलिए अब हम संस्कृत से हिंदी में भी कर लेते हैं। शाटिका साड़ी। शाटिका साड़ी। अंचल है, चुन्नी। अंचल है, चुन्नी।
करवस्त्रम रुमाल, करवस्त्रम रुमाल। उष्णेशम पगड़ी, उष्णेशम पगड़ी। शिरस्त्राणम टोपी। कंचुकः चोगा, कंचुकः चोगा। कटिवस्त्रम लंगोट, कटिवस्त्रम लंगोट। मुझे लगता है आपको साथ साथ बोलते हुए ये याद भी हो गए होंगे। अब इसके बाद हम करेंगे उपपद विभक्ति। क्या करेंगे? उपपद विभक्ति। एक तो होती है कारक विभक्ति जिनमें प्रत्यय लगते हैं, दूसरी होती है उपपद विभक्ति। कौन सी विभक्ति? उपपद विभक्ति। किसी दूसरे पद के समीप आने के कारण जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। किसी दूसरे पद के समीप आने के कारण जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब एक उदाहरण दिया गया है, गुरवे नमः। यहाँ नमः जो शब्द आया है इस पद के प्रयोग के कारण चतुर्थी विभक्ति आएगी। नमः शब्द के कारण कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी। अब जो ये शब्द दिए गए हैं जैसे अभीतः, परितः, उभयतः, सर्वतः, ये जितने शब्द दिए गए हैं इनके साथ पर्टिकुलर वही विभक्ति आती है। निश्चित है इनके साथ कि हमेशा जहाँ ये शब्द होंगे इनके साथ जो विभक्ति निश्चित की गई है वही आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। अब देखिए आपकी पुस्तक में लिखा नहीं गया है, आप नोट कर सकते हैं। अभीतः, अभीतः का अर्थ होता है दोनों ओर। अभीतः का अर्थ होता है दोनों ओर। तो इस अभीतः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया। ग्रामम अभीतः पर्वतः सन्ति। अब अभीतः, अभीतः से पहले जो शब्द दिया गया है, कौन सा शब्द दिया गया है? ग्रामम। इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। अभीतः के साथ जो शब्द आएगा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीया। परितः, परितः होता है चारों ओर। परितः के योग में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति? द्वितीया। ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति। गांव के चारों ओर उद्यान है। परितः के योग में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीया। अभीतः के योग में द्वितीया। अब चलिए आगे। उभयतः, उभयतः के योग में द्वितीया। कौन सी आएगी? द्वितीया। विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका। विद्यालय के दोनों ओर पुष्पवाटिका है। विद्यालय के दोनों ओर पुष्पवाटिका है। अब विद्यालयम, विद्यालयम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। शब्द रूप आपको आते हैं, ऐसे ही आप पहचान लोगे कौन सी विभक्ति है। जो उभयतः, सर्वतः जो ये शब्द दे रखे हैं इनसे पहले जो शब्द आएगा आपने उसमें विभक्ति देखनी है कौन सी है, तो वही विभक्ति आप लिख देंगे। अब है सर्वतः। सर्वतः होता है सब ओर। सर्वतः होता है सब ओर। पुष्पवाटिकाम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। पुष्पवाटिका के सब ओर वृक्ष हैं। इसमें भी कौन सी आएगी? द्वितीया। आम की साउंड या आम की ध्वनि जिसके पीछे आती है उनमें सब कौन से हैं? द्वितीया। अब देखिए सह, सह के योग में कौन सी आती है? तृतीया। सह, साकम, समम, सार्धम। ये जो चार शब्द दे रखे हैं सह, साकम, समम, सार्धम, इनके साथ तृतीय विभक्ति आती है। उदाहरण से समझ लीजिए। शशांकेन सह रोहिणी गृहम गतवती। शशांक के साथ रोहिणी घर चली गई। साकम के साथ भी तृतीया,
मया साकं त्वं गच्छसि, मेरे साथ तुम जाते हो। समम के साथ तृतीय विभक्ति, त्वया समम अहम गच्छामि, तुम्हारे साथ मैं जाता हूँ। सार्धम में भी तृतीय विभक्ति, प्रधानमंत्रिणा सार्धम मंत्रिणः अपि गतवन्तः, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री भी गए हैं। अब अलम, अलम के साथ तृतीया और चतुर्थी दोनों आ सकती हैं। अलम के साथ तृतीया और चतुर्थी दोनों विभक्ति आ सकती हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए। अलम विवादेन, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। अलम श्रमेण, इसमें भी कौन सी है? तृतीया। अलम विवादेन का अर्थ है झगड़ा मत करो। अलम श्रमेण का अर्थ है परिश्रम मत करो। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। यहाँ अर्थ चेंज हो जाता है। रावणाय में चतुर्थी विभक्ति है, तो अलम के साथ तृतीया और चतुर्थी दोनों विभक्ति आ सकती हैं। अब नमः स्वाहा स्वधा वषट, नमः स्वाहा स्वधा वषट, जहाँ ये चार शब्द आएंगे इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। गुरवे नमः, अग्रे स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, देवतायै वषट। ये इन नमः स्वाहा स्वधा वषट से पहले जो शब्द दिए गए हैं इन सब में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। तो आज आपने पढ़ा व्यवसाय के नाम, वस्त्रों के नाम और उपपद विभक्ति। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी ध्यान रखने योग्य हैं। द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी केवल 3 ही विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहले व्यवसाय के नाम, नए पृष्ठ पर वस्त्रों के नाम, उससे आगे नए पृष्ठ पर हम क्या लिखेंगे? उपपद विभक्ति। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।